हाय एवरीवन, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे जैव संसाधन और अजैव संसाधन, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन के तौर पर। अब हम लोग पढ़ते हैं स्वामित्व के आधार पर चार तरीके का संसाधन होता है: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब इसका हम लोग डिटेल से अध्ययन करते हैं। देखिए, स्वामित्व के आधार पर सबसे पहला है व्यक्तिगत संसाधन। ये एक निजी संपत्ति होता है, इस पर किसी खास व्यक्ति का स्वामित्व होता है। जैसे मार्कर मेरा है तो ये व्यक्तिगत संसाधन है। वो जो मोबाइल आप देख रहे हैं वो भी आपका संपत्ति है, तो वो निजी संपत्ति है, इसलिए उसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का होता है, जो किसी का निजी संपत्ति होता है, उसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। अब देखिए सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन किसको कहते हैं? इस पर अधिकार किसी खास समुदाय का होता है। वैसा संसाधन जिस पर अधिकार किसी खास समुदाय का हो उसको हम बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। जैसे मंदिर, इस पर एक समुदाय, हिंदू समुदाय का पूरा अधिकार है, इसलिए मंदिर जो आ गया मेरे दोस्त वो सामुदायिक संसाधन पर। मस्जिद भी है, ये भी एक समुदाय का अधिकार हो गया, तो मस्जिद भी आ जाएगा सामुदायिक संसाधन के तौर पर। तालाब भी है, इस पर भी सारे लोगों का अधिकार होता है, तो तालाब भी आ जाएगा सामुदायिक संसाधन के आधार पर। और चारण भूमि है, श्मशान घाट है, ये सारे एक समुदाय का अधिकार होता है, तो ये सामुदायिक संसाधन। अब देखिए राष्ट्रीय संसाधन, इस पर अधिकार किसी देश का होता है। ऐसा संसाधन जिस पर अधिकार किसी देश का होता है उसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन में क्या होता है? जैसे कि रेलवे, हवाई अड्डा, ये राष्ट्रीय संसाधन है, इस पर अधिकार किसी देश का है। एक बहुत बढ़िया बात है इसमें, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, सागर तटों के समीप 19.2 किलोमीटर तक सागरीय क्षेत्र किसी देश का राष्ट्रीय संपदा होती है। 19.2 किलोमीटर तक, समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर तक इसको भू संपदा बोला जाता है। इस क्षेत्र को भू संपदा, तो कोई भी पूछे कि भू संपदा कितना, तो 19.2 किलोमीटर तक, सागर तट के 19.2 किलोमीटर तक किसी देश का वो राष्ट्रीय संपदा होता है, राष्ट्रीय संपत्ति होती है, इसलिए हम बोलते हैं सागर तट के 19.2 किलोमीटर तक भू संपदा है। इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इस पर अधिकार अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा होता है। जैसे समुद्र पर अधिकार किसी का भी नहीं होता है। समुद्र एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होता है। एक ऐसा संसाधन जिस पर अधिकार पूरे विश्व का हो, वैसे संसाधन को हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसमें भी एक है कि समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी का अधिकार नहीं होता है। कहना बस ये चाहता है कि यहाँ पर है ये भारत, और भारत के यहाँ 200 किलोमीटर तक जितना भी खनिज पदार्थ निकलेगा, समुद्र के अंदर से कुछ भी निकलेगा तो भारत का हो जाएगा। अगर ये 200 किलोमीटर के बाद निकलता है तो वो उस पर अधिकार अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा हो जाएगा। तो अगर यहाँ निकलता है तो ये राष्ट्रीय संसाधन आ जाएगा 200 किलोमीटर के अंदर, और 200 किलोमीटर के बाहर निकलता है कोई भी समुद्र के अंदर से पदार्थ, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। और इस 200 किलोमीटर की दूरी को हम बोलते हैं सीमा अपवर्जक क्षेत्र। 200 किलोमीटर की दूरी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? सीमा अपवर्जक क्षेत्र। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। भू संपदा 19.2 किलोमीटर और सीमा अपवर्जक क्षेत्र कितना कहलाया? तो 200 NM या 200 किलोमीटर। चलिए अब हम लोग देखते हैं विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर चार तरीके के संसाधन होते हैं: संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। विकास के स्तर पर आधार पर फिर से संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। याद हो गया होगा, वाह वाह। फिर से आइए, विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष, इतना याद हो गया होगा। अब चलिए संभावी संसाधन के ऊपर। तो संभावी संसाधन कहता है ऐसे संसाधन जिन्हें उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है। ऐसे संसाधन जिन्हें उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, तकनीक की कमी इसमें होता है मेरे प्यारे दोस्त, और इनका उपयोग नहीं होता है। जैसे कि सौर ऊर्जा जो होता है, तकनीक के कमी के कारण उतना बढ़िया ढंग से, बेहतर ढंग से उपयोग नहीं हो पाता है। अब देखिए, ये मुझे लगता है कि ये संभावित संसाधन क्लियर हो गया। अब है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन किसको कहते हैं? वे संसाधन जिनके तकनीक विकसित हो, जिन्हें खोजकर उनका उपयोग किया जा सकता है। वैसा संसाधन जिनका तकनीक, टेक्नोलॉजी विकसित हो
और जिन्हें खोजकर उनका उपयोग किया जाता है उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे झारखंड में निकाले गए झारखंड में जो निकाले गए खनिज हैं वो विकसित संसाधन का उदाहरण है। जिसमें तकनीक की कमी रहे उसको बोलते हैं संभावित संसाधन, और जिसके लिए तकनीक विकसित हो और जिन्हें खोजकर उनका उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं तकनीक की कमी हो उसको बोलते हैं संभावित संसाधन, और जिनके लिए तकनीक विकसित हो जिन्हें खोजकर उनका उपयोग किया जा सकता है उसको बोलते हैं विकसित संसाधन। अब देखिए भंडारित संसाधन किसको कहते हैं? पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं, अर्थात संसाधन के तौर पर, किंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में, इंडस्ट्री के अभाव में उनका उपयोग नहीं हो रहा है, और इंडस्ट्री के अभाव में उनका उपयोग नहीं हो रहा है, भंडारित संसाधन कहलाता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर अगर देखेंगे तो ये जल है और जल में हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। अगर मेरे पास ऐसा कोई तकनीक रहता, ऐसा कोई प्रौद्योगिकी रहता जिससे हाइड्रोजन अलग निष्कासित किया जा सकता था, तो हाइड्रोजन मेरे लिए एक मुख्य ऊर्जा का स्रोत बन सकता था। हालांकि ऐसा नहीं है, और ऐसे तकनीक की सुविधा ना होने के कारण हम लोग इसको कहते हैं भंडारित संसाधन। इतना तो जरूर स्पष्ट हो गया होगा कि भंडारित संसाधन किसके कहते हैं। इसके बाद आइए संचित संसाधन पर। संचित संसाधन कहते हैं किसको? ऐसे संसाधन हैं जिनके उपयोग को तकनीकी ज्ञात होने के बावजूद कुछ कारणों से वर्तमान समय में इनका उपयोग नहीं किया जाता। वर्तमान समय में संचित को संसाधन का उपयोग नहीं किया जा सकता है, आने वाला भविष्य में संचित को संसाधन का यूज किया जा सकता है। जैसे नदी के बांधों द्वारा बिजली की आपूर्ति। नदी के बांधों द्वारा बिजली की आपूर्ति उतनी बढ़िया ढंग से नहीं हो पाता है, इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें कुछ थोड़ा सा एरर होगा, बट कंफ्यूज मत होइएगा। आप वीडियो को लिखे हुए बातों को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद इसका कंप्लीट नोट्स मेरे साथ बनाते चलिए, तो आपका चैप्टर कंप्लीट होते रहेगा इस तरीके से। अब हम लोग समझते हैं संसाधन नियोजन के बारे में कि संसाधन नियोजन कहते किसको हैं। सबसे पहले ये चीज़ है कि हमारे पास संसाधन जो है कहीं अधिक है और कहीं पर संसाधन कम मात्रा में है। तो जहाँ पर संसाधन अधिक है वहाँ पर तो उसके लिए अधिकता हो गया, और जहाँ पर कम है तो कमी हो गया। लेकिन एक दूसरे को संतुलित किया जो जाता है वो संसाधन नियोजन के द्वारा किया जाता है। जैसे हमारे पास बिहार के पास कोयला का खदान नहीं है, झारखंड के पास कोयला का ज़बरदस्त खदान है, तो वहाँ पर यहाँ से चावल चल जाता है और वहाँ से झारखंड से कोयला आ जाता है, बिहार से चावल चल जाता है और कोयला झारखंड से आ जाता है। तो एक दूसरे इस तरीके से संसाधन जो है वो संतुलित हुआ कि नहीं, तो संसाधन का दिमाग से इस्तेमाल हुआ कि नहीं, विवेक से इस्तेमाल हुआ कि नहीं, तो इसी को ही हम संसाधन नियोजन कहते हैं। देखिए संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन नियोजन कहलाता है। हम सभी को मालूम है कि कहीं पर संसाधन की अधिकता है, कहीं पर संसाधनों की कमी है, अतः संसाधनों के विकास के लिए नियोजन एक अच्छा विकल्प है। अगर संसाधन नियोजन नहीं रहेगा तो जहाँ पर जिसकी संसाधन की अधिकता है वहाँ वही रह जाएगा, और यहाँ पर संसाधन की कमी है वो तो कमी ही रह जाएगा। तो एक दूसरे के प्रदेश में इस तरीके से हो सकता है कि संसाधन नियोजन के द्वारा संतुलित किया जा सकता है। संसाधन नियोजन को 3 स्तर से कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले संसाधनों की अन्वेषण की तैयारी। संसाधन के अन्वेषण की तैयारी में कहता है, इसमें क्या कहता है कि संसाधन को सर्च करना, कहाँ पर कौन सा संसाधन है उसको अन्वेषण करना, ढूंढना, और उसको एक तरीके से लिस्ट बनाना। तो सबसे पहले संसाधन के अन्वेषण की तैयारी, और फिर इसके बाद मानचित्र बनाना है कि कहाँ पर कौन सा राज्य में है। जैसे कोयला है तो कोयला कौन कौन से राज्य में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में। कोयला कहाँ मौजूद नहीं है, तो बिहार में मौजूद नहीं है, और कई जगह मौजूद नहीं। तो जहाँ पर मौजूद है वो तो आंकड़ा तो तैयार होगा ना। तो सबसे पहले संसाधनों की अन्वेषण की तैयारी, फिर मानचित्र बनाना, संसाधनों की विशेषताएं और गुणों की मापन शैली है, और इसके बाद है संसाधन के उपयोग और पुनः उपयोग पर बल दिया जाता है। तीसरा स्तर जो है, सबसे पहला स्तर संसाधन के अन्वेषण की तैयारी, उसको ढूंढना कि कहाँ पर कौन सा संसाधन है, और उसके बाद है मानचित्र बनाना। उसके बाद फिर कौन सा है, मानचित्र बनाना, और उसके बाद है उपयोग तथा पुनः उपयोग पर बल डालना। तो संसाधन नियोजन यही है संसाधन नियोजन का। अगर हमारे जीवन में संसाधन नियोजन नहीं रहेगा तो
बहुत जीना मुश्किल हो जाएगा आने वाला भविष्य के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। संसाधन को संतुलित तो हो ही नहीं सकता बिना संसाधन नियोजन के द्वारा। चलिए अब हम लोग आते हैं संसाधनों का विकास। अब हम लोग पढ़ते हैं संसाधनों का विकास किस तरीके से हुआ। देखिए, संसाधन मनुष्य का जो है वो जीने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। संसाधन मनुष्य को जीने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोगों को ऐसा मानना था कि संसाधन प्राकृतिक उपहार है, भगवान की तरफ से दिया हुआ तोहफा है। और इस चक्कर में जानते हैं क्या किया, इसका अंधाधुंध जबरदस्त यूज किया। और जब अंधाधुंध यूज किया तो संसाधन को हानि हो गया। बहुत क्या हुआ, अंधाधुंध उपयोग किया जिससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई। सबसे पहले तो संसाधनों की कमी हो गई, सबसे पहला कारण संसाधनों का ह्रास। और फिर क्या हुआ कि संसाधन समाज के कुछ भागों में बट गया, जिससे संसाधन संपन्न के तौर पर जाना गया और संसाधन विहीन के तौर पर जाना गया। अब देखिए कि संसाधन के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया, जैसे कि भूमंडलीय तापन, धरती पर पूरा जबरदस्त गर्मी फैल गया। और ओजोन परत अवक्षय जो है वो संसाधनों के विकास पर अंधाधुंध यूज करने से आया। तो अगर ये प्रक्रिया हमेशा चलते रहता, अगर लोग ये मानकर चलते कि संसाधन प्रकृति प्रदत्त एक उपहार है, तो संसाधन कुछ ही व्यक्तियों के पास रहता और इस तरीके से धरती पर से लगभग संसाधन खत्म हो जाता। तो ये इसके लिए भी बहुत बढ़िया तरीका होता है। अभी तक हम लोग पढ़े थे कि संसाधन का अंधाधुंध यूज किया गया। अब इसमें हम लोग आते हैं, इसके लिए बनाया गया नियम सतत पोषणीय विकास। अब ये है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। तो सतत पोषणीय विकास जो है का अर्थ है एक ऐसा विकास जिसमें, सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को आवश्यकता की प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता को पूर्ति की जाए। एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य की पीढ़ियों को कोई हानि ना हो और वर्तमान विकास को कायम रखा जाए, उसको हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। सतत पोषणीय विकास आया कहाँ से, तो 1987 के बर्टलैंड कमीशन, इसको याद कर लीजिएगा। 1987 के कौन सा कमीशन, बर्टलैंड कमीशन ने इसकी संकल्पना प्रस्तुत की। किसने संकल्पना प्रस्तुत किया सतत पोषणीय विकास को, तो 1987 के बर्टलैंड कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की। इसके बाद है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, धरती का सबसे बढ़िया सम्मेलन पर्यावरण के लिए जो हुआ, सबसे पहला सम्मेलन हुआ 1992 के लिए। इसमें क्या किया गया, इसमें 100 से अधिक देशों ने भाग लिया ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में, इसलिए इसको बोला गया रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। और इस सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया और इन सभी राष्ट्राध्यक्षों ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, जिसको हम एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। अब सवाल दिमाग में आता होगा कि एजेंडा 21 है क्या, थोड़ा सा इस चीज़ों के लिए इंतजार कीजिए, मैं आऊँगा आपके पास। ये है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो ये हुआ रियो डी जेनेरो में, पृथ्वी ब्राजील के शहर में। ये 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ वो 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क शहर में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ इसके 5 साल बाद होगा, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ जो 26 अगस्त से चलकर 4 सितंबर तक चला 1997 में। 5 जोड़िए क्या होगा, 2002 को जोहान्सबर्ग में हुआ। अब हम लोग आते हैं एजेंडा 21 पर। एजेंडा 21 का शुरुआत कहाँ से हुआ, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने जब भाग लिया तो वहाँ से निकाला जाता है और वो किस लिए जाना जाता है, इसका हम अब एजेंडा 21 पर चर्चा करते हैं। चलिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो के शहर में हुआ था, वहाँ पर एजेंडा 21 पारित हुआ था। अब देखिए कि एजेंडा 21 क्या है, तो यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था।
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में इसको एजेंडा 21 को पारित किया गया। और इसमें क्या है, जिसका मुख्य उद्देश्य है विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति एवं गरीबी रोगों से निपटना। यही तो बात है एजेंडा 21। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी एवं रोगों से निपटने के लिए एजेंडा 21 को तैयार किया गया था। और एजेंडा 21 पर्यावरण के लिए बहुत बढ़िया साबित हुआ। अच्छा, अब चलिए एक नेक्स्ट टॉपिक है संसाधन का संरक्षण। किस तरीके से, कैसे किए संरक्षण, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कंप्लीट अध्ययन करते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं संसाधन का संरक्षण। संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है। संसाधन का संरक्षण हम लोगों को अपने भविष्यों को देखते हुए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर संसाधन का संरक्षण नहीं हो पाएगा तो आने वाला समय में हमारा भविष्य जो है वो संसाधन का अच्छे ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इस पर बहुत सारे लोगों ने, आपके शुभचिंतकों ने कई टिप्पणी दी है। अब इसको देखते हैं कि संसाधन पर्यावरण के अंग होते हैं। इसमें तो कोई भारी बात नहीं है, संसाधन पर्यावरण के अंग होते हैं और मानव द्वारा संसाधनों के प्रबंधन को संरक्षण कहते हैं। मानव द्वारा संसाधनों को अच्छे से इस्तेमाल करने को संरक्षण कहते हैं। संसाधन के दुरुपयोग और आवश्यकताओं से अधिक उपयोग के द्वारा पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा क्षति हो जाता है और इस हालात में पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। मानव और तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति, ये बहुत पूछता है जी। मानव और तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कही जाती है। फिर से सुनिए इस लाइन को, मानव और तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कही जाती है। तो संसाधन को हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। नवीकरण योग्य वस्तुओं को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं ताकि नवीकरण योग्य वस्तुओं को फिर से प्राप्त किया जा सकता है। और अनवीकरण योग्य के प्रति तो और सतर्क रहने की ज़रूरत है जी, क्योंकि उसको फिर से यूज नहीं किया जा सकता है। तो हम लोगों को संसाधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो नवीकरण योग्य वस्तुओं पर बढ़ावा दें और अनवीकरण योग्य वस्तुओं पर जितना कम से कम इस्तेमाल करें। और इस पर हमारे महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास प्रत्येक व्यक्ति के संसाधन को आपूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लालची व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए है, पेटी भरने के लिए नहीं। उन्होंने संसाधन संरक्षण के तौर पर इस बातों को रखा था। और फिलहाल देखते हैं कि इसके लिए संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया और इसमें निष्कर्ष निकाला गया कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक 5 जून को मनाया जाएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा। इसका जो हुआ, ये पारित हुआ सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972। और ये पूछता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप इसे याद कर लो, 5 जून को मनाया जाता है। पिछली बार में पूछा था। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखा, तो आप लाइक और शेयर दबा दोगे।